जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्फेयर। हमारा आज का सेशन होगा संगम काल के विषय में। तो संगम काल में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध। क्या है लाल चेर? किस लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? क्या है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शासक? चेर शासक। तो चेर शासक था कौन? सेन गुटवन। सेन गुटवन चेर वंश का शासक है। सेन गुटवन कौन सा? सेन गुटवन चेर वंश का शासक है। सेन गुटवन लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध शासक है। सेन गुटवन चेर वंश का शासक है जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध है। और सेन गुटवन ने ही कनगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया। और सेन गुटवन ने क्या तो पत्नी पूजा शुरू करवाया था। तो चेर शासक सेन गुटवन जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध है, सेन गुटवन ने पत्नी पूजा शुरू करवाया और पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया। अगला है तमिल का गौरव ग्रंथ कौन? जीवक चिंतामणि। तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जो है किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि क्या है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ। जीवक जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ कौन? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैसे जीवक चिंतामणि जैसे जैन ग्रंथ। तमिल का गौरव ग्रंथ है कौन? जीवक चिंतामणि, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखले शिल्पाधिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो शिल्पाधिकारम जो है, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, शिल्पाधिकारम तो है बौद्ध धर्म से और मणिमेखले किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। शिल्पाधिकारम किस इसमें हो जाएगा? बौद्ध धर्म। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखले शिल्पाधिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हो जाएगा बौद्ध धर्म से। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना माना जाता? तो संगम काल का एक व्याकरण है कौन सा? तोल्काप्पियम। संगम काल का व्याकरण रचना है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम की रचना किया था कौन? तोल्काप्पियर ने। संगम काल का व्याकरण का रचना है कौन? तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम की रचना किया है कौन? तोल्काप्पियर ने। यह संगम काल का महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। संगम काल का व्याकरण ग्रंथ कौन सा? तोल्काप्पियम है। तोल्काप्पियम के लेखक थे कौन? तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियम को महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो संगम साहित्य में उल्लेख हुआ किसका? चेर, चोल और पांड्य का। संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है किसका? चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। किसका नहीं? चेर हो जाएगा, चोल और पांड्य तीनों का उल्लेख हुआ है, जबकि कदम्ब का उल्लेख नहीं किया गया। तो पूछता है संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख हुआ है? वह है चोल, चेर और पांड्य वंश का। संगम युग में उड़ैयूर जो था किस लिए विख्यात था? संगम काल में उड़ैयूर किस लिए विख्यात था? तो उड़ैयूर जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उड़ैयूर संगम काल का क्षेत्र है जो कपास के लिए, कपास का व्यापार अधिक होता था। कहाँ से? उड़ैयूर से। संगम काल का कौन सा क्षेत्र उड़ैयूर किस लिए विख्यात है? तो उड़ैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है तोल्काप्पियम ग्रंथ। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोल्काप्पियम क्या है? व्याकरण है तमिल का। तोल्काप्पियम व्याकरण ग्रंथ है और तोल्काप्पियम के लेखक थे कौन? तोल्काप्पियर। धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? धार्मिक कविता का संकलन है। धार्मिक कविता का संकलन कौन सा? कुराल जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। कुराल किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। धार्मिक कविता का संकलन है कौन सा? कुराल किस भाषा में लिखा गया है? तो कुराल लिखा गया है तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? टोटल संगम कितना? 3 संगम का आयोजन किया गया। किसके काल में किया है? तो पांड्य वंश के समय में टोटल 3 संगम का आयोजन किया गया है। किसके समय? तो पांड्य वंश के
समय में। टोटल कितना 3 संगम का आयोजन किया गया है। किसके समय? पांड्य वंश के समय में। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो नंद जो थे अपना कोष, राजकोष यानी राज का जो संपत्ति होता था वह गंगा की धारा में छिपा रखा था। कौन कहा है? मामूल नार। मामूल नार ने उल्लेख किया है कि नंद अपना राजकोष यानी राज्य की संपत्ति गंगा की धारा में छिपा रखा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष यानी राज्य कोष गंगा की धारा में छुपा रखा है? तो वह हो जाएगा कौन? मामूल नार। मामूल नार। सुमेलित करने के लिए राज्य और उसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो 3 राज्य है, चोल, चेर और पांड्य। जैसे चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो चेर वंश का राजकीय चिन्ह है क्या? धनुष। चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो चेर का हो जाएगा क्या? धनुष। और चोल का बाघ। चोल का वंश का बाघ। चोल वंश का राजकीय चिन्ह यानी राजकीय जो प्रतीक होता है वह क्या है? चोल वंश का है बाघ। और पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। पांड्य वंश का है क्या? मछली। तो चोल का क्या हो जाएगा? चोल का हो जाएगा क्या? धनुष। चोल का हो जाएगा बाघ। चोल का हो जाएगा बाघ। चेर वंश का हो जाएगा धनुष और पांड्य वंश का मछली। याद हो गया होगा। जैसे चेर वंश का क्या हो जाएगा? राजकीय चिन्ह धनुष। चोल वंश का हो जाएगा बाघ और पांड्य वंश का मछली। अगला कोई है कि पुस्तक है और उसके लेखक। कुछ पुस्तक के नाम दिए जैसे तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो है, तोल्काप्पियम तमिल काल का क्या है? तो व्याकरण ग्रंथ। तोल्काप्पियम की रचना किया है कौन? तोल्काप्पियर ने। तोल्काप्पियम के लेखक कौन है? तोल्काप्पियर। सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम जो थे पुस्तक उसका लेखक इलांगो अडिगल। सिलप्पादिकारम के लेखक इलांगो अडिगल। तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर। सिलप्पादिकारम के लेखक इलांगो अडिगल। अगला मणिमेखले। मणिमेखले के लेखक है शीतले सतनार। मणिमेखले की रचना कौन किया? शीतले सतनार। मणिमेखले की रचना क्या है? शीतले सतनार। और जीवक चिंतामणि के तिरुतक देवर। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक देवर। जीवक चिंतामणि के क्या हो जाएगा? तिरुतक देवर। तोल्काप्पियम का तोल्काप्पियर। सिलप्पादिकारम के इलांगो अडिगल। मणिमेखले का कौन हो जाएगा? शीतले सतनार। और जीवक चिंतामणि का तिरुतक देवर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए क्षेत्र दिया हुआ है और उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कुरुंजी। तो तमिल साहित्य में कुरुंजी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। कुरुंजी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। कुरुंजी का मतलब होता है पहाड़ी। पालई। पालई क्या होता था? तो मरुस्थल यानी मरुभूमि, मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ उपजता नहीं है उसे मरुस्थल होता था। तो पालई कहा जाता था मरुभूमि को। पालई किसे कहा गया है? मरुभूमि को। कुरुंजी कहा गया है किसको? पहाड़ी को। पालई कहा गया है किसको? मरुभूमि को। अगर मुलताई। मुलताई का मतलब जंगल होता था। मुलताई का मतलब क्या? तो जंगल। मुलताई का मतलब जंगल। मरुदम जिस भूमि पर खेती होता था, कृषि भूमि, जिस भूमि पर खेती होता था यानी कृषि भूमि मरुदम होता था। और नेयूल तटीय प्रदेश, जैसे समुद्र के किनारे वाले प्रदेश को तटीय प्रदेश कहा जाता है। और तटीय प्रदेश के लिए शब्द है क्या? नेयूल। तटीय प्रदेश जो समुद्र के किनारे वाले तट होते थे उसे तटीय प्रदेश कहा गया। और तटीय प्रदेश के लिए क्या शब्द दिया गया है? नेयूल। कृषि भूमि के लिए क्या दिया गया है? मरुदम। जंगल के लिए मुल्लाई। मरुभूमि के लिए पालई। और पहाड़ी के लिए कुरिंजी। पहाड़ी के लिए क्या? कुरिंजी। अगला क्वेश्चन है क्या? सुमेलित करने के लिए संगम। टोटल 3 संगम का आयोजन हुआ है। तीनों संगम का आयोजन पांड्य वंश के समय हुआ है। और तीनों संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो 3 संगम हुआ है जिसमें पहला संगम की अध्यक्षता किया था कौन? अगस्त ऋषि ने। पहला संगम की अध्यक्षता किया है कौन? अगस्त ऋषि। दूसरा संगम की अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने ही किया था। और इसके साथ है कौन? तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर जिसने तोल्काप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किया है। तोल्काप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना कौन किया? तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर और अगस्त ऋषि ने दूसरा संगम की अध्यक्षता किया।
और तीसरे संगम के अध्यक्ष थे कौन? नक्कीरर। टोटल 3, याद रखिए, टोटल 3 संगम का आयोजन किया गया, जिसमें पहला संगम की अध्यक्षता किया था कौन? पहला संगम की अध्यक्षता किया था अगस्त ऋषि ने। दूसरा संगम की अध्यक्षता किया था अगस्त ऋषि और तोल्कापियर ने ही तोल्कापियम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किया। और तीसरे संगम का अध्यक्ष था नक्कीरर। तीसरे संगम का अध्यक्ष था कौन? नक्कीरर। दूसरे संगम का अध्यक्ष था अगस्त ऋषि और तोल्कापियर। और पहला संगम की अध्यक्षता कौन किया था? तो अगस्त ऋषि ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कपाटपुरम या अलेव में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन है? तो दूसरा संगम का आयोजन हुआ था कहाँ? कपाटपुरम में। दूसरा संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? कपाटपुरम या अल्वे में। दूसरा संगम का आयोजन कहाँ हुआ है? कपाटपुरम या अल्वे में। इसका अध्यक्षता अगस्त ऋषि और तोल्कापियर ने किया है। दूसरा संगम का अध्यक्षता किसने किया है? अध्यक्षता किया है अगस्त ऋषि, और अगस्त ऋषि के साथ एक और थे कौन? तोल्कापियर। तोल्कापियर ने ही दूसरा संगम के समय ही एक ग्रंथ की रचना किया है कौन? तोल्कापियम। तोल्कापियर ने दूसरा संगम के समय में ही तोल्कापियम नामक ग्रंथ पुस्तक की रचना किया है। तो पूछा जाता है कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न दूसरा संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन है? वह जगह तोल्कापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था कौन? अगस्त ऋषि ने। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने पहला संगम का भी आयोजन किया और दूसरा संगम का भी आयोजन किया था। दूसरा संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? कपाटपुरम या अलेव में। और दूसरा संगम में ही व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने किया था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया है? तो अगस्त ऋषि ने। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट कौन? अगस्टस। संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो संगम युग के शासक कौन थे? पांड्य वंश के शासक। पांड्य वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग एक दूत भेजा था। पूछा जाता है संगम युग के किस वंश के शासक ने? तो पांड्य वंश के शासक ने। पांड्य वंश के शासक ने रोमन सम्राट किसके? अगस्टस। पांड्य वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। अगला है तिरुवल्लुवर की रचना। तिरुवल्लुवर की रचना कुराल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? तो तिरुवल्लुवर की रचना क्या है? कुराल। कुराल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा गया है। कुराल को क्या गया है? तो तमिल साहित्य का बाइबिल। कुराल को कहा गया है तमिल साहित्य का बाइबल। कुराल की रचना किसने किया है? तिरुवल्लुवर। तो कुराल की रचना किया है तिरुवल्लुवर। कुराल को तमिल साहित्य का बाइबिल माना जाता है। कुराल की रचना किया है तिरुवल्लुवर। तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का इलियड हो जाएगा कौन? सिलप्पादिकारम। तमिल साहित्य का इलियड हो जाएगा सिलप्पादिकारम। तमिल साहित्य का इलियड कौन हो जाएगा? हो जाएगा सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम तमिल साहित्य का इलियड कौन हो जाएगा? सिलप्पादिकारम। और सिलप्पादिकारम जो थे इसका रचना किया था कौन? इलांगो ओडिगल ने। इलांगो ओडिगल ने किया था। तमिल साहित्य का ओडिसी। ओडिसी किसे कहा गया? तो मणि मेखले। तमिल साहित्य का ओडिसी कहा गया है मणि मेखले को। मणि मेखले के रचनाकार कौन थे? शीतले सतनार। तमिल साहित्य का ओडिसी माना जाता है मणि मेखले को, और मणि मेखले के रचनाकार थे कौन? शीतले सतनार। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन था। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? कुराल को। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? कुराल को। तमिल साहित्य का इलियड सिलप्पादिकारम। इलियड किसे कहा जाता है? सिलप्पादिकारम को। तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है मणि मेखले को।
तमिल साहित्य का बाइबल कुराल, तमिल काव्य का इलियड हो जाएगा शिलप्पादिकारम, और तमिल साहित्य का ओडिसी मणिमेखले। अगले पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया? पूहर या कावेरी पट्टनम क्या है? तो बंदरगाह है। पूहर या कावेरी पट्टनम क्या है? बंदरगाह है। इसका स्थापना किया है कौन? करिकाल। करिकाल जो चोल काल के शासक थे। करिकाल चोल काल के महान शासक थे। करिकाल ने ही पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किया है। करिकाल कौन थे? तो करिकाल थे चोल काल के। करिकाल किस काल के थे? चोल काल के शासक थे। करिकाल चोल काल के शासक थे जिसने पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किया। अगला है सुमेलित करने के लिए राज्य और प्रख्यात शासक। जैसे चेर, चेर वंश का सबसे प्रख्यात शासक कौन है? सेन गुटवन। चेर वंश के शासक थे सेन गुटवन। सेन गुटवन ने लाल चेर की उपाधि भी धारण किया, और सेन गुटवन ने कनगी यानी पत्नी का मंदिर का निर्माण कराया और पत्नी पूजा शुरू कराया था। कौन? सेन गुटवन। पत्नी पूजा शुरू कराया था सेन गुटवन। सेन गुटवन चेर वंश का शासक है। चोल, चोल वंश के शासक कौन थे? करिकाल। चोल वंश के शासक कौन थे? करिकाल। चोल वंश के शासक थे करिकाल। करिकाल ने पूहर कावेरी पट्टनम बंदरगाह की स्थापना किया था। करिकाल ने ही, चोल शासक करिकाल ने ही पूहर कावेरी पट्टनम बंदरगाह का स्थापना किया था। और पांड्य वंश के शासक कौन हुए? तो नेडुजेलियन। नेडुजेलियन पांड्य वंश के शासक हुए। नेडुजेलियन पांड्य वंश के शासक हुए। तीनों संगम का आयोजन किसके समय? पांड्य वंश के समय। नेडुजेलियन जो थे, नेडुजेलियन किस वंश के थे? पांड्य वंश के समय। अगला है मुजरिस। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? मुजरिस जो था, मुजरिस बंदरगाह, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस चेर का बंदरगाह। मुजरिस बंदरगाह चेर राज्य का बंदरगाह है। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस पूछा जाता है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस हो जाएगा चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमी का पेट भर सकता है। जितना जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतना जमीन 7 आदमी का पेट भर सकता है। किसके बारे में कहा गया? वह कावेरी डेल्टा के बारे में कहा गया। कावेरी डेल्टा इतना अधिक उपजाऊ था कि कहा जाता है कि कावेरी डेल्टा के जितना जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतना से 7 आदमी का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता है जितना ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतना ज़मीन 7 आदमी का पेट भर सकता है। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ। कौन? तो प्लिनी के ग्रंथ और अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ। पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकालते थे? मोती के सीप जो थे पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकालते थे? वह थे कोल्चे से। प्लिनी के ग्रंथ और अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप जो थे, मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकालते थे? वह कोल्चे से मोती के सीप निकालते थे। कहाँ से? कोल्चे से। पांड्य देश के किस क्षेत्र से मोती के सीप निकालते थे? कोल्चे से। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्तर को कहा जाता था। गाय या किसी अन्य वस्तु के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्तर क्या कहा गया? वीरकल या नाडुकुल। वीरकल या नाडुकुल। तो गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्तर को क्या कहा जाता था? कहा जाता था वीरकल या नाडुकल। वीरकल या नाडुकल। प्राचीनतम तमिल देवता। कौन? मुरुगन। प्राचीनतम तमिल देवता है मुरुगन। मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो प्राचीन काल का देवता है मुरुगन। मुरुगन जो है किस देवता के सदृश है? तो मुरुगन है कार्तिकेय। मुरुगन किसके सदृश है? कार्तिकेय या स्कंद। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है?
हो जाएगा स्कंद या कार्तिकेय। संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन। संगम साहित्य में क्या, कौन, को और मन्नन। संगम साहित्य में कौन, को और मन्नन राजा के लिए प्रयोग होते थे। संगम साहित्य में कौन, को और मन्नन जो थे राजा के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित था। संगम कालीन बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था, वह जगह तोंडी और मुसीरी। तोंडी बंदरगाह और मुसीरी बंदरगाह पश्चिमी तट पे स्थित है। तोंडी और मुसीरी बंदरगाह संगम काल में किस तट पे स्थित था, तो वह जगह पश्चिमी तट पे। तोंडी और मुसीरी बंदरगाह संगम काल में पश्चिमी तट पे स्थित था। महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य, सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम के लेखक थे इलांगो अडिगल। सिलप्पादिकारम के लेखक कौन थे, इलांगो अडिगल। सिलप्पादिकारम किससे संबंधित है, तो सिलप्पादिकारम से जैन धर्म से। कथानक में जैन तत्व। सिलप्पादिकारम किससे है, तो जैन धर्म से। सिलप्पादिकारम के लेखक इलांगो अडिगल। तो संगम काल में इतना 30 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हम लोग डिस्कशन किए हैं। बाकी अगला हमारा टॉपिक होगा गुप्त काल, तो अगला लेक्चर में हम लोग गुप्त काल कवर करेंगे।